सर आई एम वेरी हैप्पी, इस बार हमारे एकेडमी से 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं। वेरी नाइस सर एक सेकंड। रिचा, अंजलि, गुड न्यूज फॉर यू, तुम लोगों का नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है। कांग्रेट्स। अब और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैंने तुम्हारी डिटेल्स इस फॉर्म में भर दी है। प्रैक्टिस के बाद मुझसे फॉर्म ले जाना और कल साइन करवा के अपने पेरेंट्स से मुझे वापस दे देना, राइट? अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, आओ मेरे साथ। सर ये वो दोनों लड़कियां हैं जिनका नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है। ये है अंजलि और सर ये है रिचा। रिचा, रिचा, आईजीपी गिरेवाल साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि जिस प्लॉट पर हम लोगों ने ये एकेडमी बनाई है इसको दिलाने में सर ने हमारी बड़ी हेल्प की है। अच्छा अब तुम लोग जाओ और प्रैक्टिस शुरू करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके बाय सर। बाय। बहुत ही अच्छा खेलती है, काफी वर्कआउट कर रहा हूँ, इस बार इतना ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। सर चलिए, खेलते खेलते प्रिंस के पैर में मोच आ गई है सर। अरे सब मुझे जाना होगा। या प्लीज गो अहेड। रिचा अरोरा, 9/15 भीमनगर। रिचा, मनोज, अरे कहाँ हो मेरे बच्चों, मेरे राज दुलारो। क्या बाबा, मैंने आपको 3 बार कॉल किया था पर आपने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। बेटा आज ऑफिस में बहुत बिजी था, तुम्हें तो पता है ना, आज क्वार्टरली एंड होता है, सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम इतने कॉल्स क्यों करे थे, क्या हुआ? आपकी बेटी रिचा अरोरा। तुम ना होती तो तेरी माँ के जाने के बाद मैं सोचता था पता नहीं मैं कैसे इस घर को संभालूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी गुड़िया रानी इतनी बड़ी हो जाएगी कि घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। क्या बाबा, आप तो इमोशनल हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, चल आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, अनुज को बुलाओ। अनुज आया। क्या दीदी, पहले बोला होमवर्क करने और जब वो करे तो वो भी नहीं करने दे रही। हाँ पापा, इसे होमवर्क करना होगा। चलो हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। क्या आइसक्रीम खाने? पापा रुको, मैं भी आता हूँ जूते पहन के। तो मैं देखता हूँ। वो आईजीपी गिरेवाल साहब आपसे मिलने आए। आईजीपी सर? जी। लेकिन किस लिए, मतलब कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, मैं आपसे किसी जरूरी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। जी, किस बारे में? रिचा के बारे में। आप अंदर आइए प्लीज, हैव अ सीट, बैठिए। कमाल की है आपकी बेटी। जी। बैडमिंटन खेलने में वाकई इसका कोई जवाब नहीं। कोच भी तारीफ कर रहे थे और इसी सर आप इतना कुछ सोच रहे हैं मेरी बेटी के लिए, हमारे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप क्या लेंगे सर, ठंडा चाय क्या? अरे नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं प्लीज। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप बेटा एक काम करो, जाकर सर के लिए कुछ ठंडा लेके आओ, जाओ जल्दी। हाँ माफ कीजिएगा अरोरा साहब, बेवक्त बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आया मैं, और क्या करूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि रिचा के हाथ से ये स्कॉलरशिप जाए। सर ये तो हमारा सौभाग्य है सर। आओ बेटा आओ। कल प्रैक्टिस के बाद रिचा को मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा। ऑफिस मेरे घर में ही है, वहीं बैठकर हम दोनों स्कॉलरशिप की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। जी सर, कल रिचा पहुंच जाएगी आपके ऑफिस में। तो फिर अभी इजाजत दीजिए, जी मैं चलता हूँ। जी सर, आइए मैं आपको। बाय।
स्पेशल गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा? हाँ, और कहा है कि तुझे आना ही आना है। छी यार, बट आईजीपी सर के घर जाना भी बहुत जरूरी है। वो मुझे कुछ स्कॉलरशिप देने वाले हैं। स्कॉलरशिप? वाओ, तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। एंड आई एम श्योर कि आईजीपी सर बुरा नहीं मानेंगे, तो वहाँ काम खत्म करके सीधा मेरे घर चले जाते हैं। ठीक है? ठीक है चल, वैसे गाजर का हलवा खाने के लिए मर रही हूँ। ऋचा एक उभरती हुई बैडमिंटन प्लेयर थी। वो रोज अपनी सहेली अंजलि के साथ जमकर प्रैक्टिस किया करती थी और आखिरकार इस साल वो दोनों राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रही थी। ऋचा अपने सपनों की राह पर चल पड़ी थी और उसे अपनी प्रतिभा और मेहनत पर पूरा यकीन था। लेकिन प्रदेश के आईजीपी ग्रेवाल की नजर ऋचा की प्रतिभा पर नहीं थी। बैठिए साहब, अभी जाते होंगे। हेलो ऋचा। हेलो सर, मैं अंजलि। याद है कल मैं आपसे एकेडमी में मिली थी? हाँ हाँ हाँ, याद आया। कैसी तुम? ठीक हूँ सर। आई होप कि आपको बुरा तो नहीं लगा मैं यहाँ आई। सर एक्चुअली मैं और रिचा यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसके आई। अच्छा अच्छा, बैठो ना, बोलो क्या लोगे तुम लोग? नो थैंक्स सर, कुछ नहीं। नहीं ऐसे कैसे चलेगा? रामकिशन, दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। ऋचा, कोच कहाँ है तुम्हारे? सर कोच? हाँ, अरे भाई उस दिन मैंने कहा था तुमसे उनको साथ लेकर आने को। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। नहीं तो बैठो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा करते हैं, ऋचा कोल्ड ड्रिंक दिया। रामकिशन, वो जो लड़की भी बाहर गई है, कोच को लेकर आएगी, दोनों को बाहर ही बिठाना। मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझ गए? एक्सक्यूज मी सर, बोलो अंजलि। आपको आईजीपी सर ने उनके ऑफिस बुलाया है। आईजीपी सर ने? अच्छा उन्हें बोल, मैं 15 मिनट में आता हूँ। ओके। ये कोई भी नहीं है। दरवाजा तो बंद है। अब क्या करूं? शायद कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे रहेंगे। ठीक है, मैं यही वेट करती हूँ। देखो देखो देखो, ये डोंट मिस इट। बात सुन रही है? देखो मैं तुम्हें चाय में डालूंगा। रीचा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जाओ तुम बाहर। नहीं। गेट आउट, आउट। चल रीचा, भाग। रामकिशन, वो लड़की अंदर कैसे आई? कहाँ मर गए थे तुम? रीचा रुक जा, रीचा रुक जा, रीचा रुक जा यार, प्लीज यार, रो मत। हम अभी तेरे पापा से जाके बात करेंगे। नहीं अंजलि, तुझे मेरी कसम, तो मेरे पापा को कुछ भी नहीं बताएगी। प्लीज, अगर किसी को भी बात पता चली तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे। प्लीज, तो किसी को मत बताना, प्लीज। कुछ लोग बलात्कार की तुलना में छेड़छाड़ को बेहद मामूली अपराध मानते हैं। उनका तर्क यह होता है कि छेड़छाड़ से पीड़ित को कोई शारीरिक नुकसान तो नहीं पहुंचता है। लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही मामलों में एक औरत को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने का एहसास दिलाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके पूरे अस्तित्व का अपमान किया जाता है। 1991 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 26 मिनट में एक औरत को मोलेस्ट किया जाता है। और ये आंकड़े तो सिर्फ उन मामलों की बदौलत हैं जो दर्ज करवाए जाते हैं। हजारों लोग तो कभी ऐसे मामलों की शिकायत ही नहीं करते, कभी परिवार के दबाव में, कभी समाज के डर से। इस वक्त ऋचा को भी ऐसा ही डर सता रहा था। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो उसे गलत समझेंगे। यू आर गुड गर्ल। MJB is the baby.
कितना अच्छा खेलती है। उसके साथ घिनौनी हरकत की आईजीपी ग्रेवाल ने, और बेचारी रिचा खुद को इसका कसूरवार मान रही थी। अनुष क्या कर रहे हो? होमवर्क वेरी गुड। रिचा कहाँ है बेटा? दीदी जब से आई अपने ही कमरे में कह रही थी उनकी तबीयत खराब है, अब तक शायद सो गई। चलो मैं देखता हूँ, तुम होमवर्क करो। ये लो भाई गरमा गरम चपाती। वाह ओह गरम, ध्यान से खाना। मैं फोन देख लेता हूँ। हेलो, आईजीपी गरेवाल बोल रहा हूँ, अरोरा साहब। आपने इस वक्त फोन किया, रिचा ही नहीं किया आपसे मिलने आपके ऑफिस में आज? क्या रिचा ने आपको कुछ बताया नहीं? जी नहीं, वो दरअसल जी गुड नाइट। रामकिशन, रामकिशन, कल सुबह घर के सारे नौकरों को घर से बाहर भेज देना, और इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझे? गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाओ। रिचा उठो बेटा। देखो भाई सूरज सर पे चढ़ाया। वाओ व्हाट अ सनी डे। चलो उठो उठो, शाबाश। पता है रात को आईजीपी सर का फोन आया, वो स्कॉलरशिप की कुछ फॉर्मेलिटीज अधूरी रह गई ना, कुछ पेपर वर्क है, उसे पूरा करना। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो उठ जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं पापा, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नो 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 नो, जब तबीयत ठीक ना हो तो इग्नोर नहीं करते हैं। देखिए क्या हुआ? अरे बेटा तुम्हें तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। अच्छा बताओ क्या बात है? देखो कुछ और बात है तो मुझे बताओ। पापा कोई बात नहीं है। देखो कोई बात नहीं है तो जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ। अरे वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ चलो उठो। पापा मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। अरे क्यों नहीं जाना है तुम्हें? क्या हो गया रिचा तुम्हें इतनी अच्छी स्कॉलर। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे बच्चा परेशान क्यों, रो क्यों रही है तुम? अरे बेटा बताओ ना क्या हुआ? अपने पापा को नहीं बताओगी? बताओ मेरी गुड़िया बताओ। पापा उस दिन उनके घर में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है भाई साहब कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कल से अंजलि भी बहुत परेशान है। बेटा तुमने मुझे ये बात कल क्यों नहीं बताई? पापा मैं नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि कल को अगर लोगों को पता चलता तो बेचारी रीचा के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते। भाई साहब किसी के कहने से सच नहीं बदल जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हमें ये बात किसी से छुपानी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ठीक कह रहा हूं भाई साहब, और जो कुछ भी हो ना उसमें मेरी इस गुड़िया की कोई गलती नहीं। सारी की सारी गलती उस गरेवाल की है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस बेटी को हाथ लगाने की? देखा जाए तो गलती मेरी भी है। अरे मैं ही नहीं तोड़ पाया उसकी नीयत को। मेरे ही घर में आकर मेरी ही बेटी के बारे में बात की उसने और मैं समझ ही नहीं पाया। लेकिन अब जब पता चल गया कि वो इतना घिनौना इतना घटिया है तो भाई साहब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखिए भाई साहब, मैं मानता हूं कि उस आदमी ने बहुत ही घिनौना काम किया है, लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। अगर लोगों को पता चला तो खामखा रीचा की बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
ग्रेवाल कोई मामूली आदमी नहीं है, इस शहर का आईजीपी है, आईजीपी। नहीं भाई साहब, मैं इस तरह से चुप नहीं बैठ सकता। सिर्फ इसलिए कि वो आईजीपी है, उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आज मैं चुप बैठ गया ना, तो वो कल फिर से मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखेगा। कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच होगी तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके हमें एफआईआर लिखानी चाहिए। तो फिर हम अभी चलते हैं। चलिए बेटा, हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक? आइए भाई। चलिए। क्या बोला तू? आईजी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, हैं? तूने बोला और मैं एफआईआर दर्ज करूंगा के? बड़ा हो गया, मत मारी गई तारी। जा, नहीं करता दर्ज। क्या मतलब आपका? देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए, तो एफआईआर दर्ज करना आपका फर्ज है, ड्यूटी बनती है आपकी। तू ड्यूटी सिखाएगा अब मुझे? हाँ साढ़े, ये कानून है ना, कहीं और जाके झाड़ना, हमारे सामने ना झाड़ना। हमारे थाने में आके साले तू मन्ने कानून सिखाएगा? क्या क्या सबूत क्या है तेरे पास कि तेरी छोरी को मेरे सामने छिड़ा? हाँ, क्या सबूत है? एक छोरी बैडमिंटन चैंपियन, हाँ, 15 साल की छोरी एक की, और ये साला अपनी छोरी ने छोटे छोटे कपड़े पहना के खुलेआम खिलवावे बैडमिंटन। फिर किसी मंचले ने छेड़ दिया होगा तो नाम हमारे साहब पे। अरे साला कोई पूछता नहीं ना इन लोगों को। सजा दिला कर रहूंगा। आपको नहीं लिखनी एफआईआर, मत लिखिए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं से। निकालो रे। चलो निकलो। अभी सर मैं ले जा रहा हूं। हाथ लगाना, ले जाएंगे। शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं? ये लोग भला करेंगे हमारा? ये लोग तो हमें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। भाई साहब, आपने एक बार मुझसे जिक्र किया था ना कि वो किशन लाल जी होम सेक्रेटरी। अरे हाँ भाई साहब, आपने कहा था ना कि उनका भांजा आपके ऑफिस में आपका जूनियर है जी। सब एक बार उससे कह के मेरी होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग फिक्स करवा दीजिए बस। वही सही रहेगा अशोक, मैं बात करता हूँ। चलो। जैन सर जी, पक्षी बोल रहा हूँ। नहीं सर, बाकी सब ठीक है, बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हेलो सर, अपनी परिवार की भलाई चाहता है तो भूल जा तो तेरी बेटी के साथ हुआ है। अगली सुबह सूरज अशोक को लेकर प्रदेश के होम सेक्रेटरी के पास गए। होम सेक्रेटरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस मामले की पूरी छानबीन करवाएंगे और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर अशोक को थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि अब आईजीपी ग्रेवाल के खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जाएगा और उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। अशोक जानते थे आईजीपी ग्रेवाल के पास अपने पद की ताकत थी, लेकिन होम सेक्रेटरी ओहदे में उससे कहीं बड़े थे। शायद इसीलिए अशोक के मन में अब एक नया विश्वास पैदा हो गया। भाई बलात्कार हुआ नहीं और यूं ही खामखा शोर मचा रहा है। भाई उसके बाप के पास कोई काम धंधा नहीं है के? बात होम सेक्रेटरी तक पहुंच चुकी है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, फिक्र मत कर, कुछ ना होगा। अरे मैं अच्छी तरह जानू ये मिडिल क्लास फैमिली को। अरे नीचे आग लगी हुई है तो बोरा रहे हैं लोग, और फिर ऐसे लोगों को यही तो कहाँ परेशान हो रहा है तू। और वैसे भी तेरी प्रमोशन तो होने वाली है। अरे मैं तो कह रहा हूँ छोड़ ये खामा खा की बातों को और अब पार्टी की तैयारी कर, पार्टी की। हाँ, पर उसने बता दे कि उसने पंगा किससे लिया। इस बात के लिए तुझे मेरी राय लेने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तू खुद बहुत माहिर है इन सब चीजों में। क्यों, सही कह रहे हो ना मैं? वो लोग हमें स्कूल से कैसे निकाल सकते हैं? मैं हमेशा स्कूल में 5 टॉप स्टूडेंट्स में रही हूँ, और अब फीस देने के लिए सिर्फ 2 दिन ही तो लेट हुए थे। पापा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा, मैं जानता हूँ ये सब कौन करवा रहा है। वो आईजीपी हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह से उसे मैं हम दोनों की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा।
लेगा। मेरी बेटी को छूना मत। ये दाड़ रही है? अब में कांटे लगे हैं? ए, छोड़ दो से, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। जान से मारेगा है? जान से मारेगा है? मार मुझे। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को। बचा के रखना अपनी बेटी को। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। समझा? समझ गया? छोड़ इसको। चलो। पापा। ये बात अब हमारे बस के बाहर जा रही है अशोक। यहां उन्होंने गुंडे भेज दिए और कल एकेडमी में क्या हुआ वहां पे? कल एकेडमी के बाहर मैंने कुछ आवारा लड़कों को चक्कर लगाते हुए देखा। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम पे मैं वहां पहुंच के अंजलि को लेने वरना। भाई साहब, हमें डरा कर धमका कर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। वैसे वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं पीछे ना हटा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ अशोक। नहीं हमारा, इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हाँ भाई साहब, वो होम सेक्रेटरी के ऑफिस से कोई खबर आई आपके पास? फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी एमएलए भट्ट साहब से बात हो गई है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। तुम चिंता मत करो। एमएलए भट्ट अशोक की आखिरी उम्मीद था। ये वही भ्रष्ट विधायक था जिसकी मिलीभगत से आईजीपी ग्रेवाल अपना गुंडा राज चला रहा था। एमएलए ने आईजीपी को सलाह दी कि इस मामले को रफा दफा करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि अशोक के परिवार को इतना डराया धमकाया जाए कि वो खुद ही सारे चार्जेस वापस ले लें। आईजीपी ने एमएलए की सलाह पर अमल किया और अशोक के परिवार की सबसे नाजुक नब्ज पर चोट पहुंचाई। अनु जरूरा कौन है? कहां है साला? बाहर निकल से। क्या बदतमीजी है? क्या 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 चाहिए आपको? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों करें? क्या किया इसने? हमारा बेटा चोर है। घरों में जो चोरियां हुए हैं उसकी लिस्ट में तारे बेटे का नाम है। पूछताछ करने के लिए थाने ले जा रहे हैं। चलो रे। दिमाग खराब हो गया? छोटे बच्चे में चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। छोड़िए इसे। और एक बार रोकने की कोशिश की ना तूने मेरे को, पुलिस या कार्रवाई में दखल देने के इल्जाम में तेरे को भी अंदर कर दूंगा साले। जी हाँ, कानून के खिलाफ। हमारे कानून में किसी नाबालिग को हिरासत में रखने के संदर्भ में सख्त नियम है, और ये नियम पुलिस को किसी भी नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से रोकते हैं। लेकिन अगर अपराध गंभीर हो, जैसे कि हत्या, बलात्कार या किसी बालिग के साथ मिलकर किया गया अपराध, तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है और उस नाबालिग को हिरासत में भी ले सकती है। लेकिन अनुज ने ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया था, फिर भी उस मासूम को बाकी कैदियों के साथ हवालात में रखा गया। उस मासूम बच्चे के साथ वही सुलूक किया गया जो कि पुलिस किसी पेशेवर मुजरिम के साथ करती है। अनुज खाना खा ले। अनुज। भाई साहब, मेरे पास अभी एफडी तोड़वाने के अलावा और कोई चारा नहीं। अब देखिए ना, वकील की फीस देने के लिए कहीं और से पैसों का इंतजाम हो ही नहीं पा रहा है, और अनुज को भी जेल से छुड़वाने के लिए 15,000 रुपए देने पड़े। और भाई साहब, आज बैंक से भी बैंक मैनेजर का फोन आया था। उसने कहा कि मैं
रोज एक नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो जाती। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया अशोक, और अब फिर कह रहा हूं, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। शायद तुम अपना सब कुछ खो दोगे। 5 महीनों से तुम ये केस लड़े जा रहे हो, पर हुआ क्या? कभी रीचा तो कभी अनुज इसकी सजा भुगत रहे, और शायद अब इस केस के चक्कर में तुम्हारी नौकरी भी चली जाए। जाने दो भाई साहब, नौकरी जाती है तो जाने दो, लेकिन अगर मैंने हार मान ली ना भाई साहब, तो मैं जिंदगी भर अपनी गुड़िया के साथ, अपनी बेटी के साथ आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकूंगा, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। भाई साहब, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये घर बेच दूं, क्योंकि हमारा गुजारा तो छोटे घर में भी हो ही सकता है। आज बैंक से भी बैंक मैनेजर का फोन आया था। उसने कहा कि मैं खुद से VRS ले लूं, नहीं तो मजबूरन उन्हें मुझे नौकरी से निकालना पड़ेगा। भाई साहब, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये घर बेच दूं, क्योंकि हम तो छोटे घर में भी गुजारा कर ही सकते हैं ना। ठीक है बेटा, बेटा 9 बज गए, जल्दी से आ जाओ बाहर और खाना खा लो। रिचा बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रिचा, 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 चलिए अशोक, देर हो रही। इतनी भी क्या घाई हो रही है? चलो रे, बॉडी उठाओ। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरी बेटी को, छुएगा नहीं कोई। सर प्लीज, कल रात को बेचारे की, प्लीज सर, हमें शांति से रीचा बिटिया का अंतिम संस्कार करने दीजिए। देख भाई, ये सुसाइड केस है, और रूल ये है कि कानूनी कार्रवाई तो होगी। पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, उसके बाद कर लेना क्रियाकलाप। उठाओ रे। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरी बेटी को, कोई छुएगा नहीं। अरे एक सेकंड, बॉडी अगर चाहिए तो थाने आ जा और ले जा, और कोई रास्ता ना है। चलो रे। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी गुड़िया को? अरे कम से कम लाश पे तो तरस खाओ। अरे मेरी गुड़िया को मत ले जाओ। देख भाई अरोड़ा, मैं जो कह रहा हूँ तू मान लेगा ना, तो हम सबके लिए आसानी हो जाएगी। ले पेपर साइन कर। मामूली सा इंसान है तू, हाँ? तो किस लड़ाई की बात कर रहा है तू? इन हाथी जैसे लोगों से लड़ेगा तू? ये लड़ाई तारी बस की ना है। तुझे शांति से अपने बेटी का अंतिम संस्कार करना है ना, चुपचाप इस पेपर पे दस्तखत कर दे। इसके लिए लड़ रहा तू? बेटी के लिए ना? तो है ही नहीं इस दुनिया में अब। ये करेगा लड़के। देख करोड़ा, मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले, और जो तू धमकी दे रहा ना वकील लेके आने की, ऐसा भी होवे कि तू वकील लेके आएगा तो यहाँ बेटी की लाश ही ना है, कोई चुरा ले, और पता भी नहीं लाश मिले या ना मिले, और मिले भी तो नंगी हालत में, ऐसा लगेगा। देख, बॉडी ले जा, साइन कर दे, बोले पकड़, साइन कर, चल कर जल्दी। रामसुख,
मैं अशोक अरोड़ा अपने पूरे होशो हवास में और बिना किसी दबाव के ये कबूल करता हूं कि मेरी बेटी ऋचा अरोड़ा मानसिक रूप से बीमार थी। बहुत छोटी उम्र में ही उसने अपनी मां को खो दिया था और वो इस हादसे से कभी उबर नहीं पाई। तभी से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और अपनी इसी बीमारी की वजह से उसे अक्सर वहम हुआ करता था और इसलिए उसने आईजीपी ग्रेवाल पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया और अपने इसी पागलपन में ही उसने आत्महत्या कर ली। अशोक से एक कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए, फिर अपनी मर्जी से इस कागज पर एक बयान लिख दिया गया और बाद में यही बयान कोर्ट में अशोक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अशोक लाचार था। इस बयान के आधार पर ऋचा की मौत को पागलपन में की गई आत्महत्या समझा गया। उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी, लेकिन अशोक ने हार नहीं मानी। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अशोक ने फिर नए सिरे से कोशिश शुरू की। नहीं नहीं, चलो निकलो यहाँ से। बस थोड़ी देर का काम है। अरे बोला ना कि निकलो यहाँ से। नमस्ते भाई साहब आ गए क्या? आज फिर आ गए तुम एक हफ्ते से परेशान कर रहे हो। बोला ना साहब, वो नहीं मालूम कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। चलो जाओ अभी। अरे चलो 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 चलो, बोला ना। चलो 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 बाहर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे चलो बाहर। बुरा हुआ है सर। आईजीपी गरेवाल ने मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की सर। कोशिश की? किया तो ना बलात्कार करने की कोशिश तो की थी ना सर। अब वो तो बात ये हो गई कि अभी आपने कहा कोशिश की, तो भाई आईजीपी साहब ने क्या किया? देखा उसे, छुआ उसे, छेड़ा उसे, चुम्मा लिया उसका, किया के? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें चौंकने वाली बात नहीं है अरोड़ा जी। जब इस केस को कोर्ट में लड़ने जाओगे ना, तो जज भी ये सवाल करेगा कि भाई आपकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, उसे किसी ने चूमा, उसे किसी ने छेड़ा। अब ये सब सवालों का जवाब देने के लिए सारी छोरी तो इस दुनिया में रही नहीं। इसलिए मेरी राय मानो तो इस केस ने रफा दफा कर दो, वरना जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। अब निकलो यहाँ से, वरना 2-4 केस मैं ठोक दूंगा तारे ऊपर, समझे ना? तो एक नंबर के चोर घटिया तुम लोग। अरे चेहरे पर सच्चाई का नकाब ओढ़ के बैठे हो और हो अंदर से एक नंबर के घिनौने। तुम सबके साथ छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाहर लेके जाओ, फेंक दो कहीं से। तू है तेरे जैसे नेता पर, तू साले जब वोट चाहिए होती है। अरोड़ा को आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए 4 दिन हो गए हैं। वो पिछले 2 साल से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। 10 महीने पहले ऋचा अरोड़ा ने थक हार कर आत्महत्या कर ली, लेकिन फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिला। अशोक अरोड़ा ने आईजीपी गरेवाल पे यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी बेटी ऋचा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। चलिए इस बारे में अशोक अरोड़ा से आगे की बात करते हैं। अशोक जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में अगर मेरी जान भी चली गई तो भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं पीछे नहीं और ना ही मैं किसी से डरूंगा। जनता का कहना है कि इस भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन सुधांशु रंजन के साथ मैं अमित गोयल, एसपी। हेलो ग्रेवाल, टीवी पे न्यूज देख रहे हो? हाँ सर। अरे क्या हाँ सर? एक मिडिल क्लास फैमिली का मुंह बंद ना करवा पाए तू, और खुद ने आईजीपी के अलावा पड़ेगी। मैंने यूं ना कहा कि तुझे जेल में डलवाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन, आगे से तू वो करेगा जो मैं कहूंगा। जी सर। आखिर 3 साल बाद ऋचा का केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने आईजीपी ग्रेवाल को ऋचा के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया और ग्रेवाल के इस गुनाह को साबित करने के लिए 2 गवाहों ने बयान भी दिए। पहला गवाह था आईजीपी का नौकर रामकिशन, जो हादसे के वक्त वहां मौजूद था, और दूसरी गवाह थी ऋचा की सहेली अंजलि। सीबीआई ने अंजलि के बयान को ज्यादा महत्व दिया क्योंकि वो इस पूरी घटना की चश्मदीद गवाह थी, और इन्हीं दोनों गवाहों के बूते पर 4 मार्च 1994 को आईजीपी ग्रेवाल को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के 1 ही घंटे बाद वो जमानत देकर जेल से बाहर आ गया। आईजीपी ग्रेवाल दोनों गवाहों के बयान पलटकर इस केस को खत्म करना चाहता था। रामकिशन का बयान पलटना तो उसके हाथ में था, लेकिन अंजलि ऋचा की खास सहेली थी और उसका बयान पलटना आसान नहीं था।
एक मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? उसका घर। सालों मेहनत की कमाई वो अपना घर बनाने में लगा देता है। जाहिर है तुमने भी अपनी पसंद की कमाई इस घर को बनाने में लगा दी होगी, पर एक माचिस की तीली 1 मिनट में तुम्हारे इस आशियाने को जलाकर राख, है ना? चलो मान लिया एक पल को कि तुम इस गम को बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन अगर इस घर में तुम्हारा अपना कोई प्यारा भी जल जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा। ये तुम्हारी खूबसूरत बीवी, ये प्यारी सी बच्ची, ये भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती है, और इन दोनों के सिवा तुम्हारे दुनिया में और कोई है भी तो नहीं, है ना? प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए सर। हाँ। ये ताऊ, तने समझ में आया कि मैं भी समझाऊं? मुझे माफ कर दीजिए अशोक, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, पर मुझे डर है कि वो लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को बर्बाद कर देंगे। वो इंस्पेक्टर हमारे घर में आके हमें धमका के गए। भाई साहब, वो लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए कर रहे हैं वो ये सब। भाई साहब, अगर ऐन वक्त पे आप मेरा साथ छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। और कल को अगर बीच सड़क से गुंडे मेरी बेटी अंजलि को उठा के ले गए तो, या फिर घर में घुस के मुझे और मेरे परिवार वालों को जिंदा जला दिया तो क्या तुम हमें भी इंसाफ दिलाने के लिए लड़ोगे? हालात को समझने की कोशिश करो अशोक, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सूरज ने अपनी बेटी अंजलि को अपना बयान बदलने के लिए राजी कर लिया। अब इस केस में बची खुची उम्मीद भी खत्म होने लगी, लेकिन अशोक के मन में विश्वास अब भी कायम था और केस को एक्टिव रखने के लिए वो लगातार अदालतों और वकीलों के चक्कर काटते रहे। जब पैसों की तंगी होने लगी तो उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया, लेकिन अदालत में इस केस की सुनवाई हर बार किसी न किसी वजह से टाल दी जाती। 1003। आज हम पुलिस स्टेशन के बाहर आईजीपी ग्रेवाल का वेट कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में आईजीपी ग्रेवाल अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके बाहर आने ही वाले हैं। हेलो वकील साहब, ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? आखिर ये रामकिशन अपने बयान से पलट कैसे गया? आप कुछ कीजिए प्लीज, आप कुछ कीजिए प्लीज। सर आप ये बताइए कि सर अशोक अरोड़ा जी ने आईजीपी का इल्जाम लगाए हैं। तो जो कुछ भी हुआ एक गलतफहमी की वजह से हुआ। वो घर का नौकर रामकृष्ण, जिसका बयान पे आईजीपी साहब के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, उसने खुद कबूल किया कि यह शर्मनाक काम उसने किया। और वो दूसरी गवाह, उसने बयान दिया कि कुछ लोगों के दबाव में आके उसने आईजीपी जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। रिचा अरोड़ा के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें उसके साथ दिली हमदर्दी है, अफसोस है और बहुत दुख है, पर बड़े शर्म की बात है उनके पिता टीवी में आने के लिए, न्यूज में आने के लिए और चंद पैसे कमाने के लिए अपनी लड़की के नाम को आगे कर रहे हैं, मरी हुई लड़की का। और हाँ बताओ, इतना बड़ा इज्जतदार आदमी, कानून का रखवाला, इसमें कोई अंगूठी उठा सके?